CH-30 डेंजरस मशीन। कल की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब ध्रुव को कोई भी शक्ति पसंद नहीं आती है तब वो निशा से कहता है, कोई बात नहीं, हम फिर कभी देखते हैं, शायद उस समय तक यहाँ पर कोई अच्छी शक्ति आ जाए। यहाँ पर पहले भी इतनी सारी शक्तियाँ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जल्दी ही कोई और नई शक्ति यहाँ पर आ सकती है। ऐसे में अब तुम्हें इंतजार करना होगा या इनमें से कोई शक्ति अपने लिए चुनी होगी, निशा कहती है। और फिर ध्रुव मुस्कुराता है और वहां से चला जाता है। ध्रुव को निशा के पास आए हुए काफी ज्यादा समय हो गया था और अब वो अपने कमरे में जा रहा था। जैसे ही ध्रुव अपने कमरे में जाता है तब उसकी नज़र सचिन पर पड़ती है। ध्रुव के पास जाता है और उसे कहता है, क्या हुआ, आज तुम अपनी क्लास लगाने के लिए नहीं गई? आज मेरा क्लास लगाने का मन नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया, सचिन धीरे से कहता है। ध्रुव को उसकी बात थोड़ी अजीब तो लगती है, लेकिन फिर वो कुछ बोलना नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, ध्रुव कहता है और फिर सचिन को आराम करने देता है। उसके बाद वो विशाल के आने का इंतजार करने लगता है और कुछ देर बाद विशाल वहां पर आ जाता है। ध्रुव विशाल से पूछता है कि आज उसकी क्लास कैसी थी और उसने क्या क्या किया। विशाल भी उसे बताता है कि आज की क्लास ज्यादा अच्छी नहीं थी और बिल्कुल भी मजा नहीं आया। फिर वो सब आपस में बातें करते हैं और अगले दिन हमेशा की तरह सचिन अपनी क्लास के लिए चला जाता है और विशाल और ध्रुव अपनी क्लास के लिए, लेकिन हर बार की तरह माइक उसको रास्ते में ही रोक देता है। माइक को देखने के बाद सचिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसे घबराई हुई नजरों से देखने लगता है। मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मत मारो, सचिन कहता है। अगर तुझे मार नहीं खानी है तो तू वो काम कर दे जो हम तुझे करवाना चाहते हैं। देख, हमने, मेरा मतलब है सर ने उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, अगर तू वो काम नहीं करता है तो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, माइक कहता है। मैं वो काम करूंगा लेकिन मुझे मारूंगा, सचिन रोते हुए कहता है। उसकी आंखों में आंसू साफ नजर आ रही थी। चलो, तुम मेरी बात मान गया, इसमें तेरी ही भलाई है, तो वो जैसा तुझे कहा गया है वैसा ही कर और उसको उसे जगह पर लेकर आओ जहां पर उसे उसकी असली जगह पता होगी, माइक कहता है। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूंगा, सचिन पूछता है। तू बस विशाल को दूर रख और सचिन को उस मशीन के पास ले आओ, फिर तेरा काम हो जाएगा और तू आराम से यहाँ पर रह सकता है, कोई तेरे साथ कुछ भी नहीं करेगा, माइक कैसा है, और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माइक राघवेंद्र मेहरा के पास जाता है और उसे बताता है कि सचिन उस काम के लिए तैयार हो गया है। मुझे पता था कि तुम उसे इस काम के लिए तैयार कर लोगे, अब पता चलेगा कि मेरी बनाई हुई मशीन कितना काम करती है, राघवेंद्र कहता है। सर, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं, माइक कहता है। हाँ बोलो, क्या पूछना चाहते हो, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है तो मैं तुम्हारे सवालों के जवाब तो दे ही सकता हूं, राघवेंद्र कहता है और मुस्कुराते हुए मैं की तरफ देखता रहता है। आप उसे उस जगह पर क्यों लाना चाहते हैं, वहां पर आने से ऐसा भी क्या हो जाएगा, माइक पूछता है। मैंने बहुत ही लंबे समय से एक मशीन पर काम किया है और अब जाकर वो मशीन पूरी तरह से बन गई है और आप मुझे ये देखना है कि ये मशीन सही से काम करती है या नहीं। अगर ये सही से काम करती हुई तो ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ा हथियार बन सकती है, राघवेंद्र कहता है। लेकिन सर, ये मशीन करती क्या है, माइक पूछता है। ये मशीन किसी भी इंसान के दिमाग को किसी दूसरे इंसान के दिमाग के अंदर भेज देती है और मैं वही करके देखना चाहता हूं, लेकिन वो दिमाग इस दुनिया के अंदर नहीं, किसी और जगह पर होगा। वो वहां पर अपनी पूरी लाइफ जिएगा और इसके बाद उसे वहां पर रहने के बारे में काफी कुछ पता चल जाएगा और यही देखना है कि मुझे ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं। अगर ऐसा हो पाया तब दुनिया मुझे याद रखेगी और हर कोई इस मशीन का अपने ऊपर इस्तेमाल करना चाहेगी, क्योंकि अपनी छोटी जिंदगी में वो इतना कुछ नहीं सीख पाते हैं, इतना ये मशीन है उसे एक बार में सिखा देगी। हमारे लिए बस कुछ मिनट ही होंगे लेकिन वहां पर उसकी एक पूरी लाइफ आ जाएगी, राघवेंद्र कहता है। अगर ऐसी बात है तो आप इस मशीन का इस्तेमाल ध्रुव पर क्यों करना चाहते हैं, वो अगर ताकतवर हो गया तो वैसे में, माइक कहता है। नहीं, अभी तक मैं इस मशीन का इस्तेमाल किसी पर भी नहीं किया है, तो अभी तक मुझे नहीं पता है कि ये मशीन पूरी तरह से काम करती है या नहीं और मुझे यही देखना है कि मैं ध्रुव के साथ वो सब कर सकता हूं या नहीं जो मैं करना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी मशीन बिल्कुल ठीक होगी और मैं उसे उस जगह में भेजने में कामयाब हो जाऊंगा, राघवेंद्र कहता है। मैं देखता हूं कि सचिन अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, माइक कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद माइक धीरे धीरे सचिन का पीछा कर रहा था और सचिन विशाल और ध्रुव के पास आकर खड़ा हो जाता है। ध्रुव, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, सचिन कहता है। हाँ बोलो, क्या बात करनी है,
लेकिन यहाँ पर नहीं, मेरे साथ चलो। और विशाल, तुम्हें हमारे हॉस्टल के टीचर ने बुलाया है, सचिन कहता है। ठीक है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तुम दोनों मुझे कमरे में मिलना, विशाल कहता है और वहाँ से चला जाता है। सचिन भी ध्रुव को लेकर एक तरफ जाने लगता है। हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ध्रुव पूछता है, लेकिन सचिन कुछ नहीं बोलता और उसे अपने साथ लेकर जाता रहता है। CH31 नाया सफार कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव सचिन के साथ हॉस्टल 1 में पहुंच जाता है और उसी के साथ एक बड़े से कमरे के अंदर भी चला जाता है। ध्रुव को सचिन के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन उसे क्या पता था कि आज उसका विश्वास टूटने वाला है। कुछ दूर जाने के बाद वो देखता है कि वहां एक अजीब सी मशीन है। उसको देखकर ध्रुव कहता है, ये क्या है? आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये क्या चीज है, सचिन कहता है और ध्रुव को के पास ले जाता है। जैसे ही ध्रुव उसे मशीन के पास जाकर उसे देखने लगता है, तभी सचिन से पीछे से धक्का दे देता है और ध्रुव उस मशीन के अंदर गिर जाता है। ध्रुव को एक झटका लगता है और उसका सर पूरी तरह से घूम जाता है और उसकी आंखें बंद होने लगती है। उसे अपनी आंखें बंद होने से पहले सचिन की एक आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो कह रहा था कि वो उसे माफ कर दे। ये बोलते हुए सचिन की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन अब वहां पर ध्रुव नहीं था, वो वहां से गायब हो गया था। उसके जाने के कुछ देर बाद राघवेंद्र मेहरा और माइक वहां पर आते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम चिंता मत करो, ये अभी तक मार नहीं है। अगर इसमें हिम्मत हुई तो ये वापस आ जाएगा, नहीं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। और जैसा मैंने बोला था, ये तुम्हारे लिए किताब, इनको सीख लो, फिर मैं तुम्हें उनकी आगे की किताब दे दूंगा, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। लेकिन सचिन की आंखों में आंसू थे। आज जो उसने किया था वैसा कोई भी दोस्त नहीं करेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो विशाल को क्या बोलेगा। ध्रुव फिर से पृथ्वी पर ही पहुंच गया था, लेकिन उसे पहले का कुछ भी याद नहीं था। वो एक अनजान लड़के के अंदर पहुंच गया था, जिसे वो ना ही जानता था और ना ही कभी उससे मिला था। किस्मत से उसे लड़के का नाम भी ध्रुव ही था और वो देखने में भी ध्रुव के जैसा ही था। ध्रुव की शरीर में था। वो मुंबई के एक बड़े कॉलेज में पढ़ता था। हालांकि वो एक गरीब परिवार से था, लेकिन एक कारण से वो अपनी फीस भरने में कामयाब हो गया था। जिसके अंदर ध्रुव गया था उसकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। एक बार एक मंत्री की कार खराब हो गई थी, तब ध्रुव ने उनकी मदद की। वो कार एक सुनसान रास्ते पर बंद हुई थी, तब ध्रुव वहां जाते समय उनकी मदद की। मंत्री ने ध्रुव से पूछा, तुम क्या करते हो? तब ध्रुव ने बताया कि वो कुछ नहीं करता है, वो पढ़ाई करना चाहता है। फिर ध्रुव ने बताया कि वो इतना अमीर नहीं है कि किसी भी कॉलेज की फीस भर सके। तब उस मंत्री ने उसे मुंबई के एक अच्छे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। कॉलेज में भी वो ठीक से रह नहीं सकता, क्योंकि वहां पढ़ने वाले बच्चे काफी अमीर घर से आते हैं। इस कारण कुछ बच्चे ध्रुव से अपने काम करवाते हैं और ध्रुव उनको मानना भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो ध्रुव से ज्यादा ताकतवर हैं और वो सभी साथ में रहते हैं। यदि ध्रुव किसी को मारने जाता है तो वो सभी मिलकर उसको मार देंगे। यही सोचकर ध्रुव किसी से लड़ाई नहीं करता। वो लड़ाई से बचने के लिए उनका काम कर देता है। उसी कॉलेज का एक लड़का जिसका नाम जय है, वो ध्रुव से अपना सारा काम करवाता है और ध्रुव के काम करने के बाद उस लड़के को मरता भी है। वो अपना सारा गुस्सा ध्रुव पर ही निकाल देता है। एक दिन जब वो ध्रुव को मारने के लिए बुलाता है तो ध्रुव उससे बचने के लिए नहीं जाता और वो वही एक क्लास में छुप जाता है। जब काफी देर तक ध्रुव नहीं आता तो जय को गुस्सा और आने लगता है। वो अपने दोस्तों को बोलता है कि उस ध्रुव के बच्चे को ढूंढ कर लाओ। जब उसके दोस्त जय की आवाज सुनते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आज ये तो बहुत गुस्से में है, आज तो ध्रुव गया। ऐसा सोचकर सब ध्रुव को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन ध्रुव उन्हें नहीं मिलता। जब वो वापस जाकर जय को बताते हैं तो जय का गुस्सा और बढ़ता है। वो अपने पास पड़ी बियर की बोतल को फोड़ देता है और बोलता है, उसको पकड़ कर लाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। ऐसे देखकर जय का एक दोस्त विक्की अपने पास खड़े लड़के से पूछता है कि ये ध्रुव से इतनी नफरत क्यों करता है। फिर वो लड़का बताता है कि पिछले साल ध्रुव ने उसके भाई की गर्लफ्रेंड पायल से बात कर रहा था। तब भाई ने ध्रुव और पायल को साथ में देखकर गुस्सा हो गए और भाई ने उसी टीम जाकर ध्रुव को थप्पड़ मार दिया और पायल के सामने ही उससे बोला, दूर रहे पायल से। तब ध्रुव ने बोला, वो तो आज जो क्लास में हुआ था वही पायल पूछ रही थी। ये सुनकर जय ने ध्रुव को एक और थप्पड़ मारा। ये देखकर पायल ने जय से बोला, ये सही बोल रहा है
और तुम इसलिए इससे मार रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा कि ये मुझसे बात कर रहा था और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। फिर पायल ने और खाकर बताया कि मुझे ऐसे इंसान के साथ में नहीं रहना जो मुझे किसी से बात भी नहीं करने देता। ऐसे बोलकर वो वहां से चली गई। फिर भाई ने पायल को कई बार मनाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। फिर पायल अपने मामा के पास विदेश चली गई और फिर कभी भी भाई से बात नहीं की। इस कारण भाई को लगता है कि ध्रुव ना होता तो पायल आज उनके साथ होती और उसे ध्रुव से और नफरत करने लगे। अब जब भी भाई का मन होता है तब वो ध्रुव को मार देता है और वो गरीब कुछ कर भी नहीं सकता। ये सब बताकर वो ध्रुव को फिर से ढूंढने लगे। ऐसे में शाम होने लगी और जब ध्रुव को लगा कि अब तो शायद वो चले हो गए, ये सोचकर ध्रुव घर जाने के लिए उस क्लास से बाहर आया तो उसने देखा कि वहां पर कोई नहीं है। फिर ध्रुव खुश हुआ और सोचने लगा कि आज तो बच गया। फिर ध्रुव घर जाने लगा। वो कुछ दूर चलने पर उसके सामने एक लड़का आ गया और फिर उसने जोर से बोला, ध्रुव मिल गया। तभी एक दुकान के पास खड़ी कार पर बैठे जय ने ये सुना और वो देखने लगा कि कहाँ है ध्रुव। जैसे ही जय ने ध्रुव को देखा तो वो कार से उतर गया। फिर वो और उसके दोस्त ध्रुव को एक पास में सुनसान गली में ले गए और फिर जय ने ध्रुव से कहा, तू अब मेरी बात नहीं मानेगा। ये बोलकर जय ने एक थप्पड़ ध्रुव को मार दिया। थप्पड़ इतने जोर से था कि ध्रुव के होठ से खून आने लगा। फिर जय ने ध्रुव से बोला, अब तुम्हें इस बात की सजा मिलेगी कि तू मेरे बुलाने पर नहीं आया। और इतना बोलते ही जय ने ध्रुव के पेट में एक जोर से लात मारी और ध्रुव नीचे गिर गया। फिर ध्रुव ने कहा कि उससे गलती हो गई है और उसे माफ कर दे। आगे से वो एक बार में ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन जय उसकी बात नहीं सुनता और उसे मारता है। ये सब देखकर उसके दोस्त डर जाते हैं क्योंकि ध्रुव के खून आने लगता है और वो सोचते हैं कि ध्रुव मर न जाए। तब जय 1 मिनट पीछे जाता है। तब ध्रुव अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है और जय और उसके दोस्त ध्रुव का पीछा करते हैं। लेकिन ध्रुव गली से बाहर जैसे ही रोड पर आता है तो एक कार उसको टकरा देती है और ध्रुव दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर जय और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं और ध्रुव वही रोड पर खून से लथपथ तड़पता रहता है। लेकिन जिस कार से ध्रुव का एक्सीडेंट हुआ था उसमें से एक 55 या 60 साल का एक आदमी निकला। उसने ध्रुव को ऐसे हाल में देखा तो वो भी एक बार के लिए डर गया। वो एक बार के लिए सोचने लगा कि वो कोई नहीं है, वो से चला जाए। ऐसे ही वो आदमी वहां से जाने लगा तो उसने जाने से पहले सोचने लगा और फिर उसके चेहरे पर एक डरावनी स्माइल आ गई। फिर वो ध्रुव के पास गया और ध्रुव को उठा के कार में डालकर वहां से चला गया। फिर ध्रुव अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और देखता है कि वो एक कमरे में है और वो काफी मशीन है जो उससे ही लगी हुई है। फिर ध्रुव सोचता है कि हॉस्पिटल है। ये सोचकर वो कुछ नहीं करता। तभी वो आदमी आता है और वीर को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले तो ध्रुव कुछ नहीं बोलता, फिर ध्रुव अपना नाम बता देता है। फिर ध्रुव उससे पूछता है ये कौन सा हॉस्पिटल है। ये सुनकर वो आदमी हंसते हुए बोलता है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है और ना मैं कोई डॉक्टर हूँ। इतना सुनते ही ध्रुव घबरा जाता है और बोलता है आप डॉक्टर नहीं हो तो कौन हो आप। फिर वो आदमी बोलता है तुम यहाँ 25 दिन से हो। ये सुने ही ध्रुव जोर से बोलता है क्या मैं यहाँ इतने दिन से कैसे हूँ। ध्रुव बोलता है कि मेरे एक कार से एक्सीडेंट हुआ था। ध्रुव उस पूरी बात नहीं बोलना चाहता कि जय और उसके दोस्त उस मार रहे थे। तब वो आदमी बोलता है मेरा नाम ओम खन्ना है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ। मेरी ही कार से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और मैंने ही तुम्हें ठीक किया है। तुम्हारी हालत काफी खराब थी। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें एक सीरम दिया है जो तुम्हें औरों से अलग बनाएगा। फिर ध्रुव बोलता है मुझे तो पहले जैसा ही लग रहा है, कोई फर्क नहीं हुआ। तब ओम बोलता है ये कोई ऐसा वसा सीरम नहीं है, ये मेरे 7 साल की मेहनत है और इस सीरम की कीमत करोड़ों में है। इतना सुनकर ध्रुव ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला मैं तो वही बता रहा हूँ जो मुझे लगा और आपने मेरी जान बचाई उसके लिए धन्यवाद। मैं आपका आसान नहीं भूलूंगा। और ध्रुव फिर बोलता है कि अब मुझे जान चाहिए घर, मुझे यहाँ काफी दिन हो गए हैं। जैसे ही ध्रुव वो से जाने लगा तो ओम बोला रुको, इस आसान के बदले तुमको एक काम करना होगा। फिर ध्रुव बोलता है क्या काम। तब ओम बोलता है अभी नहीं, मैं तुम्हें वो बाद में करने को बोलूंगा और तुम्हें करना होगा, तब तक तुम ये नई लाइफ जियो। और फिर ध्रुव वो से चला गया और ध्रुव के जाते ही ओम मन ही मन में बोलता है तुम नहीं जानते कि तुम अब क्या बन गए हो। इस सीरम की वजह से कई लोग मर गए और तुम ही बचा पाए हो और जो कुछ मैंने इन दिनों में किया है वो सोच कर ही किया है। और एक बार फिर ओम के चेहरे पर वही स्माइल आ जाती है। और दूसरी ओर ध्रुव घर आता है तो उसके मम्मी पापा उसे गले से लगा लेते हैं।
फिर उसके पापा उस डांटते हैं और बोलते हैं खा था। तो फिर ध्रुव अपने पापा को बताता है वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था, वो अपने एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताता और सॉरी बोलता है कि वो आगे से बता कर जाएगा। और उसके पापा भी उस ज़्यादा कुछ नहीं बोलते क्योंकि वो इतने दिन बाद घर जो आया था। उसकी मम्मी कहती है खाना खाकर आराम कर ले, थक गया होगा। ध्रुव ने कहा ठीक है, फिर वो भी अपने कमरे में चला गया। अगले दिन जब ध्रुव सो के उठा तो उसने देखा कि वो पहले से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा है, जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर ध्रुव नहाकर बाहर आ गया और अपने मम्मी पापा के साथ खाना खाने लगा। तब ध्रुव के पापा ने पूछा आज तुम कॉलेज जा रहे हो क्या? फिर ध्रुव एक बार तो सोच में पड़ गया और बोला है जाऊंगा। ऐसे बोलकर वो अपने कमरे में वापस चला गया। उसे डर था कि वो कॉलेज गया तो पहले जैसे ही उसका हल होगा, पर ध्रुव ने सोचा कि वो घर से बाहर ही रहा लेगा, पर वो नहीं जाएगा। इतना सोचकर वो फिर से अपने बेड पर लेट गया। लेकिन वो जानता था कि वो घर पर नहीं रुक सकता ज़्यादा देर, इसलिए वो बेड से उठा और अपने घर पर बोलकर घर से बाहर आ गया। वो चलते चलते यही सोच रहा था कि वो खा पर जाए। फिर वो ध्रुव एक छोटे से पार्क में आकर बैठे गया और सोचने लगा कि वो क्या करे कि जय उसे और ना मारे एक बार के लिए। तो ध्रुव ने सोचा कि वो जय को ही पीट दे, पर वो जानता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। एक तो वो ध्रुव से ज़्यादा ताकतवर है और वो बहुत अमीर भी है, इसलिए सभी लोग उसकी ही साइड ले गए। फिर ध्रुव ने टाइम देखा तो 9 बज गए थे, उसका कॉलेज शुरू हो गया होगा। पर ध्रुव पढ़ना भी चाहता था। हालांकि ध्रुव पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, पर वो जानता था कि कुछ बना है तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए उसने वो कॉलेज जाने के लिए चल पड़ता है। CH32 I will bring back कल्कि द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जब ध्रुव कॉलेज जा रहा था तब उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो अपने घुटनों पर आ जाता है। उसके बाद वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है वो किसी और ही जगह पर होता है और किसी नई जिंदगी में। लेकिन इस बार भी ध्रुव को कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वही एक और राघवेंद्र मेहरा और माइक सचिन के किए हुए कम पर खुश हो रहे थे। लेकिन जब विशाल को इस बारे में पता चलता है तब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इसी गुस्से के साथ वो राघवेंद्र मेहरा के पास चला जाता है। तुमने क्या किया मेरे दोस्त के साथ? अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम सबको मार दूंगा, विशाल कहता है। हमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें इन सब चीज़ों के अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, राघवेंद्र कहता है। सचिन ने मुझे सब कुछ बता दिया है और अब तुम मुझे बताओ कि तुमने आर्यन के साथ क्या किया, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तुम मेरे परिवार की ताकत जानते हो, विशाल कहता है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ध्रुव एक ऐसे चक्कर में फंस गया है जिसके अंदर से उसे खुद निकलना होगा। कुछ समय में वो नई नई जिंदगियां जिएगा और कब वो किस जगह पर पहुंच जाए ये कोई नहीं बता सकता है, मैं भी नहीं। लेकिन जब तक ध्रुव हो ये सब याद नहीं आता है तब तक वो वापस नहीं आ सकता है और ना ही हम में से कोई उसे वापस ला सकता है, राघवेंद्र कहता है। मैं लाऊंगा मेरे दोस्त को वापस, विशाल कहता है और वहां से चला जाता है। तुम कुछ भी कर लो लेकिन ध्रुव अब वापस नहीं आ सकता है, राघवेंद्र मुस्कुराते हुए कहता है। इस बार ध्रुव एक ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर कोई भी शक्ति मौजूद नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ था ध्रुव अब इसके शरीर में था। वो एक आम लड़का था जो एक होटल के अंदर काम करता था। लेकिन इस बार ध्रुव जिसके शरीर में आया था वो देखने में बिल्कुल ध्रुव के जैसा ही था। रेस्टोरेंट का मालिक चिल्लाते हुए ध्रुव से कहता है कुछ बाहर का भी काम कर ले, सारा दिन अंदर ही रहता है। तुरंत ही ध्रुव ये काम छोड़कर बाहर की सफाई के लिए चला जाता है। ध्रुव दिल्ली में एक छोटे से किराए के घर में रहता है और वहीं से कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद यहां आकर पार्ट टाइम जॉब करता है और इस काम से जो पैसे मिलते हैं उसी में काम चलता है। आज संडे है इसलिए ध्रुव सुबह से इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ध्रुव काम कर रहा होता है, इतने में ध्रुव का फोन बजता है। वो देखता है तो उस पर सोनम लिखा होता है। ध्रुव बोलता है शीट यार मैं भूल गया, आज मुझे सोनम के साथ मूवी देखने जाना था। ध्रुव अपने गंदे हाथ एक कपड़े से पूछता है और फोन उठा लेता है। सामने से आवाज आती है तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ? सोनम बोलती है यार अभी मैं थोड़ा काम में फंस गया हूँ, कुछ देर में आता हूँ, ध्रुव सोनम से कहता है। अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मुझे भूल जाना, सोनम ये बोलकर फोन गुस्से में काट देती है। ध्रुव रेस्टोरेंट के मालिक मुकेश जोशी के पास जाता है और बोलता है सर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, मैं कुछ घंटों में आ जाऊंगा। आज वैसे भी दूसरा काम करने वाला नहीं आया, अगर तुम भी चले गए तो यहाँ काम क्या मैं करूँगा, और तुम वैसे भी यहाँ कितना कम ही आते हो और उसमें भी ये नाटक, मुकेश जोशी कहता है।
ध्रुव कई बार उनको मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानते। फिर मुकेश जोशी कहते हैं, अगर अब तुम गए तो अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लेना। ध्रुव एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। अगर वो सोनम के पास नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगी, और अगर गया तो उसको कोई नया काम देखना पड़ेगा। सोनम मेरा प्यार है, मैं सोनम के लिए एक क्या ऐसी कई जॉब छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर ध्रुव वहां से सोनम के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो जगह थोड़ी दूर थी, इसलिए ध्रुव को काफी टाइम लग जाता है। ध्रुव वहां आने के बाद सोनम को बार बार फोन करता है, लेकिन सोनम उसका फोन नहीं उठती। सोनम ने ध्रुव को यहां आने के लिए 10 मिनट दिए थे, लेकिन अब आधे घंटे से ऊपर हो गया था। ध्रुव अंदर जाने लगता है, इतने में एक गार्ड उसको रोकता है और बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, पहले टिकट तो दिखा दो। भाई मेरे साथ में एक लड़की थी, मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो शायद अंदर चली गई है, टिकट उसके पास ही है। ध्रुव उसको कहता है, तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, या तो तू पहले जाकर एक और टिकट ले ले या अपनी दोस्त को फोन करके यहाँ भूला ले, गार्ड कहता है। ध्रुव सोचता है, मेरे पास अभी 50 ही रुपए है, इतने में तो एक और टिकट नहीं आएगी और ना सोनम मेरा फोन उठा रही है। कुछ देर में फिल्म खत्म हो जाएगी और जब सोनम बाहर आएगी तो मैं उसको मना लगा। ये सोचकर ध्रुव वहीं बैठे जाता है। ध्रुव के पास के लड़की बैठी होती है। वो जैसे ही ध्रुव को देखती है तो वहां से खड़ी हो जाती है और दूर जाकर बैठे जाती है। ध्रुव यहाँ जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गया था। उसने वही पुरने वो दाग लगे हुए कपड़े पहन रखे थे और ध्रुव के बाल भी बिखरे हुए थे। चलो ये फिल्म कब खत्म होगी, ध्रुव बोलता है। कुछ देर के बाद अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं। ध्रुव उनको देखकर खड़ा होता है और उनमें सोनम को देखने लगता है, लेकिन जब ध्रुव सोनम को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। सोनम अंदर से एक लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए बाहर आ रही थी। ध्रुव उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसी के कॉलेज का लड़का है। ध्रुव तेजी ने सोनम के सामने जाता है और बोलता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? सोनम पहले तो ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोलती है, अपनी हालत देख फटीचर, तेरे साथ कौन सी लड़की रहना चाहेगी? तू उसको एक टाइम का खाना तो ठीक से खिला नहीं सकता, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ध्रुव सोनम से कहता है। सोनम हंसते लगती है और बोलती है, मैं प्यार और तुझसे तेरी औकात ही क्या है मुझसे प्यार करने की? तू एक गरीब था और रहेगा, और ना तो तेरी किस्मत में पैसा है और ना प्यार। ये सुनकर ध्रुव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ध्रुव ने जिस लड़की के लिए इतना काम किया और उसी लड़की के लिए अपना काम छोड़ भी दिया, उसने एक ही पल में उसको छोड़ दिया। आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, सोनम बोलती है। इतने में सोनम के पास खड़ा लड़का अपनी जेब से एक 500 का नोट निकलता है और ध्रुव को दिखाते हुए उसकी जेब में डाल देता है। मुझे नहीं लगता तूने कभी इतने पैसे देखे भी होगे, और हाँ, तूने आज तक सोनम पर जितने रुपए खर्च किया है वो इस में से काट लेना और बाकी से हमारी तरफ से नए कपड़े ले लेना, वो लड़का बोलता है। इस बात पर सोनम और वो लड़का हंसने लगते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। ध्रुव वही खड़ा उनको जाते हुए देखता रहता है और फिर ध्रुव भी अपने घर जाने के लिए चला जाता है। ध्रुव घर जाते हुए सोचता है, मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों है? मैंने क्या किया है? किसी का क्या सबसे खराब किस्मत मेरी ही है? इतने में हवा चलती है। हवा के साथ उड़ता हुआ एक पेपर ध्रुव के चेहरे पर आकर लगता है। ध्रुव देखता है कि उस पर काफी कुछ लिखा हुआ है। ध्रुव जब पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये टैरोट कार्ड रीडिंग देखकर फ्यूचर बताने वाली किसी औरत का है। उस पेपर के नीचे एक लाइन लिखी होती है, अगर आपकी किस्मत आपको खराब लगती हो, आप सोचते हो कि ये सब आपके साथ क्यों हो रहा है, अगर आपको अपनी बारे में जाना हो तो एक बार चले आओ यहाँ। ध्रुव देखता है कि आगे उस जगह का पता भी लिखा हुआ था। फिर ध्रुव वो पेपर एक कूड़ेदान में फेंक कर चला जाता है। ध्रुव एक ही दिन में प्यार और काम दोनों से दूर हो जाते हैं। सोनम ने उसको छोड़ दिया और सोनम के लिए काम को ध्रुव घर जाने के बाद यही सोच रहा था कि क्यों उसने वो काम छोड़ा। ध्रुव जब अपनी किस्मत को कोस रहा था, इतने में उसके कमरे में उसके दोस्त मोहित और कबीर आ जाते हैं। ध्रुव उनको आज जो हुआ वो बताना नहीं चाहता, इसलिए मुस्करने की कोशिश करने लगता है। अरे ध्रुव, तुम क्यों इतना खुश हो रहा? हमें साल बाद नहीं आए हैं, हम सुबह ही मिले थे, मोहित हंसते हुए कहता है। ध्रुव अपने दुख को छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही मुस्करने लगा था। जब उसको लगा ये ज्यादा हो रहा है तो ध्रुव ये कम करते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, आओ बैठो। ध्रुव का चेहरा देखकर कबीर कहता है, आज कुछ हुआ था क्या जो हमें नहीं पता?
क्या होगा, कुछ नहीं हुआ, वैसे तुम्हारे हाथ में क्या है, ये ध्रुव कहता है। कबीर अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को देखकर कहता है, ये बाहर एक आदमी सबको दे रहा था तो उसने हमको भी एक दे दिया, किसी ने कोई नया काम शुरू किया होगा हमें क्या। ये बोलकर कबीर वो कागज ध्रुव की तरफ फेंक देता है। वो कागज सीधा ध्रुव के पैर के पास आकर गिरता है। जब ध्रुव की नज़र उस पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है। ये वैसे ही पेपर था जो ध्रुव के चेहरे पर आकर लगा था। इस बार ध्रुव से रहा नहीं जाता और ध्रुव वो पेपर उठाकर पढ़ने लगता है। ध्रुव उसको अच्छे से सारा पढ़ लेता है। इतने में मोहित कहता है, क्यों इतने ध्यान से पढ़ रहा है, ऐसा कुछ तो लिखा भी नहीं है इसमें। ध्रुव कुछ नहीं बोलता और सोचने लगता है, ये कैसे किस्मत का खेल है जो बार बार ये मेरे सामने आ रहा है। क्या मुझे एक बार यहाँ जाकर देखना चाहिए कि ये कौन है और क्या करती है। फिर ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है, क्या तुम मेरे साथ कल इस पते पर चलोगे, मुझे इस औरत से मिलना है, अब यही मेरी किस्मत के बारे में कुछ बता सकती है। अरे ध्रुव बबुआ, ये सब पैसे निकालने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, वैसे इनसे कुछ नहीं होता, ये तुमको डरा कर तुझसे पैसे लेगे बस, मोहित बोलता है और खुद की बात पर हंसने लगता है। इतने में कबीर मोहित को चुप करता है और ध्रुव से कहता है, तुझे क्यों जाना है यहाँ, तू क्या कल कॉलेज नहीं जाएगा, पता है ना कल कोई छुट्टी नहीं है, और तू कॉलेज के बाद पर काम पर भी तो जाता है, उसका क्या होगा। ये सुनकर ध्रुव अपनी आंखें नीची कर लेता है तो कबीर ध्रुव के पास जाकर बैठता है और उससे कहता है, तेरे पास वो काम तो है ना जो तू करता था। ध्रुव ना मैं सर हिला देता है और कहता है, वो हमने छोड़ दिया, मैं कुछ और ढूंढ लूंगा। तू पागल तो नहीं हो गया है, तुझे पता है ना कि वो काम तुमको कितनी मुश्किल से मिला था, इतनी देर के कोई इतने पैसे नहीं देता है, वो काम तेरे लिए बेस्ट था। कबीर कहता है, छोड़ ना भाई, जो हो गया देखा जाएगा, मैं सच में कोई और काम ढूंढ लूंगा, ध्रुव कहता है। फिर कबीर भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करता और वहां से खड़ा होकर अपने बेड पर चला जाता है। जब मोहित और कबीर सो जाते हैं तो ध्रुव अपने बेड पर लेटे हुए उस पेपर को ही देख रहा होता है और सोचता है, कोई बात नहीं, तुम दोनों नहीं आ रहे तो मैं कल खुद जाकर ही पता लगा लूंगा। ये सोचते सोचते ही ध्रुव को नींद आ जाती है। अगले दिन की सुबह ध्रुव मोहित और कबीर के उठने से पहले ही घर से बाहर चला जाता है। जब मोहित और कबीर उठते हैं तो मोहित कहता है, ये तो गया अपना फ्यूचर देखने। ये बोलकर मोहित हंसने लगता है। ये लड़का एक बार कोई चीज करने की सोच ले तो ये वो करके ही रहता है, फिर इसको कोई नहीं रोक सकता, कबीर कहता है। दूसरी तरफ ध्रुव उस जगह आ गया जो उस कागज में थी। जो घर एक सुनसान सी गली में था, उस पर कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था, दिखने में भी सिंपल ही लग रहा था। ध्रुव ने सोचा, ये कैसे जगह है, मुझे यहाँ पर तो कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या मुझे इस घर में जाना चाहिए या कबीर ने जो कहा था मान लेना चाहिए। नहीं, इतनी दूर आने के बाद मैं पीछे नहीं हट सकता, एक बार तो मैं अंदर जाकर सब पता लगाऊंगा कि मेरी किस्मत कब ठीक होगी। ये सोचते हुए ध्रुव अंदर चला जाता है। ध्रुव देखता है कि अंदर कोई नहीं है, चारों तरफ रंग बिरंगे रंग किए हुए हैं, जैसे ये बाहर से लग रहा था वैसे अंदर से नहीं था, अंदर से तो देखने में काफी अच्छा लग रहा था। इतने में एक आवाज ध्रुव को आती है, अंदर चले आओ, होगा वही जो किस्मत में लिखा है, चले आओ। ध्रुव आवाज की ओर जाने लगता है। ध्रुव देखता है वहां एक औरत बैठी हुई है जिसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी है, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगा रखी है, रंग की साफ है और अपने बाल खोल रखे हैं। ध्रुव पूछता है, क्या ये अपने ही बनवाया है, और फिर ध्रुव वो कागज उसको दिखाने लगता है। वो औरत उसको देखते हुए कहती है, हाँ आओ यहाँ बैठ जाओ, देखते हैं कि तुम्हारी किस्मत तुमसे क्या कराना चाहती है। जैसे ही ध्रुव बैठता है तो वो औरत फिर से कहती है, होगा वही जो किस्मत में लिखा है। ध्रुव सोचता है, कबीर सही बोल रहा था, ये औरत तो मुझे पागल लग रही है, ये कैसे पागलों जैसी हरकत कर रही है। तुम गलत सोच रहे हो, मैं कोई पागल नहीं हूं, कुछ टाइम में तुमको सब पता चला जाएगा, होगा वही जो किस्मत में लिखा है, वो औरत कहती है।